हेलो फ्रेंड्स, मैं रैशनल फायर से पुनः आप लोगों के साथ तर्कवाद की यात्रा पर। तो आइए चलते हैं। देश में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ज़ोरदार भाषणों के साथ साथ यह बताया जाता है कि हम गुलाम थे, हमें आज़ादी मिली, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हम गुलाम कैसे हुए। इतना उन्नत ज्ञान विज्ञान, विश्वगुरु, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला विशाल देश भारत आखिर गुलाम कैसे हो गया, इस वीडियो में सब बताऊंगा। बने रहिए अंत तक। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मित्रों, 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ, जबकि इस्लाम धर्म का आरंभ 612 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जब संसार के लोग जीवन जीना नहीं जानते थे, तब भारत का ज्ञान अपने शिखर पर था। भारत दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रत। भा अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश और रत अर्थात लगा हुआ। अतः भारत का अर्थ हुआ वह भूमि जिसके निवासी ज्ञान की खोज में लगे हुए हों। उसी ज्ञान को पाने के लिए संसार भर के छात्र भारत के बौद्ध विश्वविद्यालयों में ज्ञानार्जन के लिए आया करते थे। उन महाविहारों के नाम नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय थे जिसमें संसार भर के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जिसमें बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय अपने शीर्ष पर पूरे संसार को ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। उसी ज्ञान के कारण भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन सभी विश्वविद्यालयों को आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया और उसी ज्ञान के अभाव में भारत गुलाम बन गया। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री हुएनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिला थी। उसका नाम धम्मगुंज था। उस पुस्तकालय में 90 लाख किताबें थीं। सन 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद कर दिया। पुस्तकालय में आग लगा दिया जो 6 महीने तक जलता रहा। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय सेन वंश के शासन में आता था। तब सेन वंश क्या कर रहा था, यह एक अत्यंत सोचनीय प्रश्न है। उस ज्ञान के मूल्य को चीन समझ गया, टॉप पर है। जापान समझ गया, टॉप पर है। संसार के जितने देशों ने, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जिसने समझा, आज टॉप पर हैं। चीन की सफलता से भारत बहुत कुछ सीख सकता है। चीन की जनसंख्या भी हमारे देश की तरह 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर है। भारत की आज़ादी से 2 वर्ष बाद आज़ाद होने वाला चीन का 1 युआन का मूल्य भारत के 11 रुपये 50 पैसे के बराबर है। यानी भारत की करेंसी से चाइना की मुद्रा 11 गुना आगे है। ये सब उसी ज्ञान की शक्ति है जिसे फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग यहाँ से लेकर चीन गए थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी शिक्षा पूर्ण की। कुछ दिनों बाद तक अध्यापन कार्य भी किया। फिर उन्होंने स्वदेश जाने का निश्चय किया। 15 चीनी छात्रों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी उनके साथ स्वदेश लौटने का फैसला किया, ताकि रास्ते में हुएनसांग के सत्संग का उन्हें लाभ मिल सके। उन्होंने खुशी खुशी सहमति प्रकट की, क्योंकि इससे उनका लंबा सफ़र भी आराम से कट जाता। हुएनसांग ने अध्यापन के दौरान कुछ ग्रंथ लिखे थे। वह उन ग्रंथों को साथ ले जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ ग्रंथ खरीदे भी थे। वह उन सभी ग्रंथों को साथ ले जा रहे थे। किताबें बहुत थीं। एक नौका तय की गई और वे सारे खुशी खुशी रवाना हुए। वे नाव में बैठे बातचीत में मग्न थे।
उसी समय रास्ते में भयंकर तूफान आया और नाव डोलने लगी। नाव में सवार सारे लोग भयभीत हो नाविक की ओर देखने लगे। तमाम तरह से नाव को बचाने की कोशिश कर चुकने के बाद वह नाविक हुएंसांग से बोला, महाशय, यह नाव भारी हो गई है, आगे जाना मुश्किल है, आप कृपया ये मोटी मोटी किताबें फेंक दें। हुएंसांग मुश्किल में पड़ गए। इतने में एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, आप इन पुस्तकों को मत फेंकिए, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है, इनसे हमारे देशवासियों को अपार लाभ मिलेगा। हम यदि स्वदेश नहीं भी पहुँचे तो इससे किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। यह कहकर वह अपने साथियों के साथ कूद गया। हमारे देश में उसी ज्ञान को बलिदान देकर ले जाने वाला चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक है। चीन विश्व व्यापार का मुख्य केंद्र है। धार्मिक विचारों में चीन का कदम कितना अलग है यह भी जान लें। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का फरमान है, नास्तिक बनो। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक विवादित कदम उठाते हुए अपने करीब 9 करोड़ सदस्यों को निर्देश दिया है कि पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए धर्म त्याग दें। पार्टी के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक विश्वास कार्यकर्ताओं के लिए एक लाल रेखा है और जो लोग इस निर्देश का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। चीन में धार्मिक मामलों के शीर्ष नियामक के प्रमुख ने कहा है कि पार्टी सदस्यों को धर्म में विश्वास नहीं रखना चाहिए और जिन लोगों के धार्मिक विश्वास हैं उन्हें इसका त्याग करने के लिए कहा जाना चाहिए। चीन के आधिकारिक मीडिया के अनुसार विशेषज्ञों ने कहा है कि यह निर्देश पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने के लिए है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स के निदेशक वांग जियोआन ने शनिवार को क्यूसी नामक जर्नल में प्रकाशित लेख में लिखा, पार्टी सदस्यों को धार्मिक विश्वास नहीं रखने चाहिए, यह सभी सदस्यों के लिए लाल रेखा है। पार्टी सदस्यों को अटल मार्क्सवादी नास्तिक होना चाहिए, उन्हें पार्टी के नियमों का पालन करना चाहिए और पार्टी में ही यकीन रखना चाहिए, उन्हें धर्म में यकीन रखने की अनुमति नहीं है। जबकि हमारे देश भारत में पार्टियां धर्मों का एजेंडा लेकर ही राजनीति करती हैं। धर्म के बिना पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। सत्ता पाने से पहले और सत्ता पाने के पूरे कार्यकाल व बाद तक जनता को धार्मिक मुद्दों, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखा जाता है, जिससे भारतीय नागरिक सकारात्मक सोच ही नहीं पाता। उससे मौलिक आवश्यकताएं ही भारी पड़ने लगती हैं। व्यक्ति उसी महंगाई के बोझ से दबा रहता है और एक दबा हुआ व्यक्ति कुछ सोच नहीं सकता। भारत का 90% नागरिक धार्मिक आस्था के भीषण चक्रवात में फंसा है, जिसे विदेशों के विकास आविष्कार सिद्धांत दिखाई ही नहीं देते। कैसे दिखाई देंगे? उसके लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान से सभी को दूर कर दिया गया है। ज्ञान से सभी को दूर कर दिया गया है और मिथ्या कल्पना, अंधभक्ति के मीठे नशे के बने माहौल में मस्त जीवन जी रहे हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अंत में एक वाक्य और कहना चाहूँगा, सभी लोग भारतीय बनो, केवल भारतीय बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।